सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम ने कहा, पुनर्विसात परिवारों को पुनर्वास क्षेत्र में बिजली, पानी और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की जाए व्यवस्था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरंजनपुर, देहरादून में विश्व स्तरीय मिनी झील का किया शिलान्यास। इस दौरान सीएम ने झील के सौंदर्यीकरण और भव्य निर्माण के लिए सरकार की तरफ से हर संभव मदद करने की घोषणा। सितारगंज के रामलीला मैदान में रामलीला का आयोजन। इस दौरान यहां भगवान श्री गणेश और भगवान श्री राम के पूजन के साथ रामलीला की गई शुरुआत। भगवान बालकृष्ण लीला संस्थान वृंदावन के कलाकारों ने सीताहरण, शबरी मिलन, सुग्रीव मित्रता का किया मंजन। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोइत्रा ने अपनी 10 सदस्यीय टीम के साथ गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा का किया शुभारंभ। शांतनु मोइत्रा ने गंगोत्री धाम मंदिर परिसर में गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा विधि विधान से पूजा के साथ किया शुभारंभ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। यहां पे बता दें कि उत्तराखंड में अब बिजली का संकट नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में अब से बिजली का जो संकट है वो नहीं होगा। यूपीसीएल ने महंगे दामों पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों को अब मिलेगी बिजली कटौती से राहत। इस वक्त की बड़ी खबर, तो यूपीसीएल ने महंगे दामों पर खरीदी बिजली जो है वो खरीद चुकी है। बता दें कि उत्तराखंड में अब बिजली का जो संकट है वो नहीं होगा। 4 से 5 मिलियन यूनिट की कमी यहां पर देखी जा रही है। तो वहीं सीएम धामी ने बता दें कि किच्छा विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेक घोषणाएं करते हुए कहा कि किच्छा के कुरपिया फॉर्म में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए सिडकुल को दी गई 1000 एकड़ भूमि पर जल्द ही उद्योगों की स्थापना की जाएगी और इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। किच्छा में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की भव्य प्रतिमा के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। राजकीय हाई स्कूल को उच्चीकृत कर राजकीय इंटर कॉलेज बनाया जाएगा। किच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा और खुरपिया फार्म में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय का निर्माण जल्द शुरू करने के लिए भारत सरकार से बात कर रहे हैं। बता दें कि किच्छा विधानसभा क्षेत्र में ही ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने किच्छा में 10 किलोमीटर अंतरिक्ष मार्गों का निर्माण और सामुदायिक केंद्र व वृद्धाश्रम के लिए भूमि उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि सीएम ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि पुनर्वासित परिवारों को पुनर्वास क्षेत्र के बिजली, पानी और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था हो। जिन पुनर्वासित गांवों को सड़क से जोड़ा जाना है उनकी सूची जल्द शासन को उपलब्ध कराई जाए। पुनर्वासित गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए बता दें कि व्यवस्था मनरेगा से जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन विभिन्न फंडों से की जाएगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद भी कोई परेशानी हो तो मामला शासन स्तर पर लाया जाए। और इतना ही नहीं, सीएम ने अधिकारियों को आदेश देते हुए ये भी कहा है कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों का लगातार सर्वे किया जाए। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 8 जनपदों के पुनर्वासित गांवों के लोगों से यहां पे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने कहा कि सभी समस्याओं का उचित हल निकालने की यहां पे प्रयास किया जा रहा है। और इस अवसर पर आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री सचिव आपदा प्रबंधन वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।
तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरंजनपुर देहरादून में विश्व स्तरीय मिली झील का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने झील के सौंदर्यीकरण और भव्य निर्माण के लिए सरकार की तरफ से हर संभव मदद करने की घोषणा की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान लंबे समय से चली आ रही आशा कार्यकर्ताओं की मांग को पूरा करते हुए उनके मनरेगा के अंतर्गत 1000 और प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 बढ़ा दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी गल्ला विक्रेताओं का लंबित पड़ा भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उपनल से संबंधित कर्मियों के मानदेय में 10 साल से कम के कर्मियों को 20,000 प्रतिमाह और 10 साल से ऊपर कर्मियों को 3,000 प्रतिमाह मानदेय के रूप में वृद्धि की जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य सेवक के रूप में 101 दिन में करीब 330 से ज्यादा फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। और कोरोना काल में पर्यटन से जुड़े होटल कारोबारिया, टैक्सी चालक जैसे अनेक प्रभावित लोगों के लिए सरकार की तरफ से 200 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने पर काम कर रही है। इस क्षेत्र की जनता के लिए जिस तालाब का हम लोगों ने शिलान्यास किया है, इसको बहुत ही भव्य स्वरूप दिया जाएगा, जिसको देखने के लिए देहरादून के साथ साथ पूरे देश भर के लोग आए। इस प्रकार से उसका निर्माण किया जाएगा। उसके लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी वो पूरी की जाएगी। वहीं सितारगंज के रामलीला मैदान में रामलीला आयोजित की गई और इस दौरान यहां भगवान श्री गणेश और भगवान श्री राम के पूजन के साथ रामलीला शुरू हुई। बता दें, जिसमें बालकृष्ण लीला संस्थान वृंदावन के कलाकारों ने सीता हरण, शबरी मिलन, सुग्रीव मित्रता का मंजन किया। वहीं इस रामलीला में सीता माता के हरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण की पूरी जीवन लीला दिखाई गई। साथ ही इस रामलीला में हनुमान ने रावण की सोने की लंका जलाने का भी यहाँ पर दर्शाया गया। और ये वही बता दें कि इस रामलीला का दर्शकों ने पूरा लुत्फ उठाया है। रामलीला कमेटी द्वारा हर वर्ष रामलीला का मंचन कराया जाता है। इस वर्ष 1 तारीख से लगाकर 15 तारीख दशहरा तक रामलीला का मंचन होगा। आज सीता हरण, बाली सुग्रीव, राम सुग्रीव मित्रता, बाली वध और लंका दहन का मंचन किया। वहीं बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोइत्रा ने अपनी 10 सदस्यीय टीम के साथ गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। बता दें कि कार्यक्रम के अनुसार बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोइत्रा ने गंगोत्री धाम मंदिर परिसर से गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा विधि विधान पूजा के साथ शुरू की। और इस साइकिल यात्रा शुभारंभ पर गंगोत्री धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने शांतनु मोइत्रा को गंगा जल भेंट कर विशेष पूजा अर्चना कर रवाना किया। बता दें कि शांतनु मोइत्रा ने साइकिल यात्रा के दौरान सॉन्ग फॉर रिवर तैयार करेंगे, जिसमें गंगा और गंगा किनारे रहने वाले लोगों पर म्यूजिक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जाएगी। साथ ही इस यात्रा के दौरान तैयार गीता को यहाँ पे बॉलीवुड के गायक गाएंगे और इसमें गढ़वाली पहाड़ी संगीत भी देखने को मिलेगा। तो देहरादून में बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में किस तरह से हिंदू परेशान हैं, पलायन को मजबूर हो रहे हैं। पलायन के लिए पूरा हिंदू समाज किस तरह से मजबूर हो रहा है, इस रिपोर्ट को देखिए। देवभूमि उत्तराखंड को अस्तित्व में लाने के लिए देवभूमि वासियों ने कई आंदोलन किए, जिसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हटकर देवभूमि को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, जिसे अब हम उत्तराखंड कहते हैं। लेकिन अब देवभूमि में हिंदू परेशान है, पलायन को मजबूर है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ती मुस्लिम आबादी स्थानीय नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सिर्फ 3.9% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन अब तेजी के साथ प्रदेश के हर जिले के कोने कोने में सैकड़ों गांव के साथ शहर में कई कॉलोनियां अब मुस्लिम बहुल्य हो चुकी हैं, जिस वजह से स्थानीय नागरिक यहां से पलायन को मजबूर हो गए हैं। समस्या नहीं है, ये सभी मिलके मुझे अकेला हिंदू होने के नाते कहते हैं यहाँ से तू बेच और चला जा, और मुझे रहने नहीं देते। मुझे घर पे
करने नहीं देते। ये मेरे आके यहाँ उल्टे सीधे काम करते हैं, कोई गांजा सिगरेट पीता है, कोई कुछ करता है, मना करने पे मानते नहीं। अपनी दीवार लगाता हूँ तो लगाने नहीं देते। सरकारी रास्ते को रोक रखा है और उसी सरकारी रास्ते को रोका है जिसने वो ही मेरे घर में होकर रास्ता बना रहा है। अब खुद तो सरकारी जमीन पे बैठा है और मेरी रजिस्ट्री की जमीन में रास्ता मांग रहा है। यहाँ पर मैं एक अकेली हिंदू हूँ, तो ये सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, मुझे परेशान करते हैं। मैं दीवार लगाती हूँ तो ये दीवार नहीं लगाने देते, लड़ने के लिए सारे इकट्ठे होके आ जाते, कह देते एक हिंदू को तो हमने यहाँ रहने ही देंगे। और दूसरी बात, मैं पुलिस थाने से चारों तरफ जा चुकी हूँ मैं, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। मैं ये चाहती हूँ मेरी सुनवाई हो। सरकारी जगह पे उनने ये झोंपड़ा बना रखा है और तो वहीं इस मुद्दे को लेकर बता दें कि हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता अजेंद्र अजय से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है इस मुद्दे को लेकर, आइए एक बार आपको भी सुनवाते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद है अजेंद्र अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सर, क्या कुछ कहेंगे? आप भी आशंका जता रहे थे कि हिमालय क्षेत्रों में लैंड जिहाद की खबरें जो है लगातार आ रही है, लेकिन अब राजधानी देहरादून से ही खबर आई है, गोरखपुर से, मैं हम कह सकते हैं घंटाघर से 20 किलोमीटर भी दूर नहीं है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर जो मैंने आपको बताया अभी? देखिए, जैसा हम लगातार चिंता जताते रहे हैं कि प्रदेश में तमाम स्थानों पर लैंड जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, और जैसा आपने जानकारी दी है कि इस तरीके का कोई प्रकरण सामने आया है, तो ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इस मामले में मेरा जो यहाँ का जिला प्रशासन है, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, उनसे अनुरोध है कि वो तत्काल इस मामले में कार्रवाई करें और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाएं। नहीं तो फिर उस स्तर पर, अगर इनके स्तर से कोई मामले का निस्तारण नहीं होता है, फिर तो हम इस मामले को उच्च स्तर पर उठाएंगे। आशंका क्या लगती है आपको? क्योंकि लैंड जिहाद का केस तो लगता है, क्योंकि हिंदू परिवार वो जो इकलौता है उसको भी भगाना चाहते हैं, उसको कहते हैं काफिर, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? देखिए, मैं लगातार यही बात कहता आया हूँ कि लैंड जिहाद का जो घटनाएं आ रही हैं उनमें लगातार ऐसा ही होता रहा है, और ये प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पर भी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, तो वो जो एक समुदाय विशेष है वो हिंदुओं को वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर करता है। किसी न किसी रूप से उनको परेशान करने की कोशिश की जाती है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं वो लोग कि ताकि जो हिंदू है वो वहाँ से किसी न किसी तरीके से मजबूरी में वहाँ से उसको पलायन करना पड़ता है। क्या आप मानते हैं देवभूमि में अचानक बढ़ती मुस्लिम आबादी हिंदुओं के लिए खतरा का विषय, एक चिंता का विषय बन चुकी है अब? निश्चित रूप से ये जिस प्रकार से आबादी बढ़ती जा रही है मुस्लिम वर्ग की, वो बेहद खतरनाक है। इसी बात को लेकर हम चिंता जता रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रदेश है ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी जुड़ा हुआ प्रदेश है, और यहाँ इसकी देवभूमि के रूप में भी पहचान है। यहाँ हिंदुओं के आस्था के तमाम केंद्र हैं, तमाम यहाँ पर मंदिर हैं, गंगा यमुना का ये उद्गम स्थल है। तो इस कारण से ये जिस तरीके से इनकी आबादी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, ये निश्चित रूप से प्रदेश के भविष्य के लिए घातक है और चिंताजनक है। और संयोग से कि हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इस सारे प्रकरणों को लेकर के गंभीर हैं, और समय समय पर उनके जो आपने बयान भी देखे होंगे और उनके स्तर से जो कार्रवाई भी हो रही है, निश्चित रूप से हमको लगता है कि हम इसको किसी न किसी रूप में इस पर रोक लगाने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अजेंद्र अजय, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की। कैमरा पर्सन इकराम के साथ मैं कृष्णा कुमार। तो वहीं इस मुद्दे पर बता दें कि उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा से बात करने की कोशिश की, तो मेयर साहब सवाल सुनते ही चुप्पी साध ली और बिना कुछ कहे वो वहां से निकल गए। सरकार भी एक तरीके से चिंता जता रही है कि लैंड जिहाद बढ़ रहा है, क्या कहेंगे सर? सर, सरकार भी कहना है, भाजपा के कई नेता हैं जो बोल रहे हैं लैंड जिहाद पर आपके क्षेत्र में कहीं हो। निगम का कुछ कार्यक्रम है तो पूछिए मेरे से। निगम के कार्यक्रम के बाद, लेकिन सर हिंदू परेशान है नगर निगम क्षेत्र में, तो बिल्कुल एक तरीके हिंदू परेशान है। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी के ये नेता है, देहरादून शहर के महाप्रथम मेयर है, जिनका साफ कहना है कि आप सुन सकते होंगे कि हिंदू परेशान है, लेकिन मेयर साहब को कोई भी उस पर वाकया नहीं कर रहे हैं।
तो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ऐसे में जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक ने पत्रकार वार्ता की, इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि इसमें कांग्रेस को ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही मदन कौशिक ने यह भी कहा कि जिनको हमारी नीति पसंद होती है हमारे पास आते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यशपाल आर्य ऐसे नेता हैं जिनको पहले बीजेपी की नीतियां पसंद आई थी और वो बीजेपी में आए थे। और इतना ही नहीं, मदन कौशिक ने यह भी कहा कि जिनको जाना था वो चले ही गए। ये उत्साहित होने वाली बात तो नहीं है। राजनीति में जब हम लोग काम करते हैं तो राजनीति में एक खुला लोकतंत्र होता है। हमारी नीति पसंद है, लोग हमारे पास आते हैं। हमारी नीति पसंद नहीं है तो लोग दूसरी जगह जाते हैं। यशपाल आर्य जी हमारे पास आए थे, यशपाल आर्य जी को हमने पूरा सम्मान दिया। आज वो वापस कांग्रेस में गए हैं तो हो सकता है उनका कोई विचार होगा। वहीं खटीमा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी महिलाओं ने खटीमा तहसील पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सीएम ने सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग की। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपनी मांग को पूरा करने की मांग की है। ऐसा है कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती 600 के लगभग हैं हम लोग, और काफ़ी लंबे समय से हम धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है हमारी। जैसे अब हम बीच में 17 तारीख को देहरादून गए। देहरादून में हमें आश्वासन दिलवाया गया कि आपको 19 को 2-2 लोगों को बुलाया जाएगा। पहली बात तो हमारे बीच में सीएम सब आए नहीं। जब हम लोग गए तो उन्हें आना चाहिए था, हमारी वार्ता सुननी चाहिए थी। शासन आंगनबाड़ी पे इतनी लंबी चौड़ी जिम्मेदारी लादते हैं और कहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि आंगनबाड़ी न्यू है, हमारी समाज की न्यू है। तो आंगनबाड़ी की जड़ कहाँ से है? सरकार दिखाए तो यहाँ आके हमारे सामने तो बताए कि हमारी न्यू का महत्व क्या है, क्या दे रहे हैं हमें। 3,500 में हम विधवा औरतें 2-2, 3-3 बच्चों को किस हिसाब से पालें? की जो लंबित मांगें हैं उसके संबंध में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ये जो भी इनकी मांगें होंगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी को इनका ज्ञापन जो है प्रेषित कर दिया जाएगा। हम शासन स्तर से है, जो भी माननीय शासन स्तर निर्धारित करेगा वही होगा। तो वहीं खटीमा में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह के नेतृत्व में लखीमपुर खीरी में 10 दिन पहले हुई घटना में जान गंवाने वाले किसानों के लिए गुरुद्वारे में सिख समाज और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से अंतिम अरदास करवाई गई। इस दौरान गुरुद्वारे से खटीमा मैन चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया और मृतक किसानों की आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही बता दें कि इस मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। और इस दौरान खटीमा सिख समाज के लोग और सिख समाज की महिलाएं भी मौजूद रही। वहीं भारतीय सेना के जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन ने उन भारतीय जवानों को भी कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की और जवानों की आत्मा की शांति की यहाँ पे प्रार्थना भी की। हमारे कुछ किसान जो हैं लखीमपुर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ बीजेपी के जो बहुत ही गुंडे नेता हैं उन्होंने जो है गाड़ी चढ़ाकर हमारे किसानों को शहीद कर दिया। तो आज जो है उनकी अंतिम अरदास लखीमपुर में भी की गई है। तो हमें हाईकमान से आदेश था कि जो लखीमपुर नहीं पहुंच सकता वो अंतिम अरदास अपने अपने जहां पर भी गुरुद्वारा साहब है वहाँ करें और कैंडल मार्च। बीजेपी के नेताओं द्वारा वहाँ पर एक गलत प्रक्रिया के तहत उनको शहीद किया था। हमारे किसान बड़े शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ से अपना विरोध प्रदर्शन करके वापस आ रहे थे। उनके ऊपर उन्होंने जीप चढ़ाई और हमारे किसान वहाँ शहीद हुए। उनके संबंध में संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल की गई थी कि भी जो लखीमपुर में नहीं पहुँच सकते वो अपने अपने गुरुद्वारे में अरदास करवाएंगे। वहीं मसूरी में फायर स्टेशन के पास के नाले में होटल प्रबंधन की नियमों का उल्लंघन कर होटल का सीवरेज डालने से फायर स्टेशन में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान है। बता दें कि सीवरेज के कारण फायर स्टेशन और आसपास गंदगी और बदबू से बुरा हाल है। फायर स्टेशन में काम करने में लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि फायर स्टेशन में
कार्यरत अधिकारियों का कहना है कि कार स्टेशन के ऊपर एक बड़ा होटल है, जो अक्सर बारिश होने पर होटल का सीवरेज टैंक को नाले में खोल देते हैं, जिससे क्षेत्र में गंदगी फैल जाती है, जिससे उनका काम जो है वो काम करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। फायर स्टेशन में कार्यरत अधिकारी ने एसडीएम से नाले में सीवरेज डालने वाले होटल प्रबंधन को चिन्हित कर कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं उधम सिंह नगर में कानून के रखवालों पर ही सवालिया निशान उस वक्त खड़े हो गए जिस वक्त एक उत्तराखंड पुलिस के सिपाही ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा डाली। बता दें कि जनपद के एक सिपाही ने इंसानियत को तार तार कर डाला, जहां एक युवक को इतनी बेरहमी से पिटाई की कि युवक बेहोश हो गया। ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया और इस मामले की वीडियो वायरल हो गई। हालांकि मामले का वीडियो जो है वायरल होने के बाद एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है और साथ ही इस मामले की अभी जांच आगे जारी है। जैसे ही संज्ञान में आया तो कप्तान साहब द्वारा एसएसपी सर द्वारा उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी उसमें जांच चल रही है। वहीं उधम सिंह नगर के नानकमत्ता नगर पालिका क्षेत्र में 300 से ज्यादा परिवारों को मालिका हक और पक्के मकान साथी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निवास दिए जाने को लेकर नगर पंचायत नानकमत्ता के चेयरमैन प्रेम सिंह टूरना की तरफ से उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस पर बता दें कि नगर पंचायत नानकमत्ता के चेयरमैन प्रेम सिंह टूरना का ये कहना है कि नगर पंचायत नानकमत्ता में लगभग 300 परिवार जो कि पट्टे वाली भूमि और बिना रजिस्टर्ड भूमियों पर रहते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन लोगों की लगातार परेशानी को देखते हुए नगर पंचायत नानकमत्ता की ओर से उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालने को कहा गया है। सारी स्थिति बताई कि लगभग 300 परिवार ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने के कारण कच्ची झोपड़ियों में आज भी रह रहे हैं। तो उप जिलाधिकारी के माध्यम से भी मैं डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब को मैंने ज्ञापन भी सौंपा और उनको मैंने अवगत कराया कि ऐसे नानकमत्ता नगर पंचायत लगभग 300 परिवार ऐसे। हमने अपने प्रेम सिंह टूरना जी को नगर पंचायत चेयरमैन जी को अवगत कराया था। सबसे बड़ा कारण इसमें यह है कि स्टाम्प पर भूमि खरीदी गई और थारूलैंड ज़मीनें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही और प्रधानमंत्री जी और बाकी हमारे एसडीएम साहब जो हैं, डीएम साहब हैं, उनकी तरफ ज्ञापन भी दिया गया है हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से। वहीं विकासनगर जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश में गरीब दंपतियों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन बहाली को लेकर तहसीलदार के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वृद्धावस्था पेंशन पति पत्नी दोनों को मिलने की मांग की गई है। दंपति है उनकी वृद्धावस्था जो पेंशन है उससे संबंधित मामला है। दरअसल पहले ये व्यवस्था थी कि पति पत्नी दोनों को पेंशन मिलती थी, लेकिन अभी 4-5 साल से सरकार ने सिर्फ एक पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को पेंशन का एक शासनादेश जारी करके एक तरह से उनके हक पे डाका मारने का काम किया। हमारा कहना यह है कि चाहे प्रदेश के विधायकों की अगर हम बात करें, सांसदों की बात करें, अगर परिवार में पति भी विधायक है, पत्नी विधायक है, उसके बच्चे भी विधायक हैं या एमपी हैं, उन सबको पेंशन। वहीं टिहरी बांध झील में बता दें कि तैराकी का रिकॉर्ड बनाने वाले पिता और उनके 2 बेटों को ऋषिकेश में सम्मान मिला है। एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक टिहरी बांध की झील में तैराकी के नए आयाम स्थापित करने वाले पिता और 2 पुत्रों को सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने से त्रिलोक सिंह और उनके दोनों पुत्र काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सम्मान मिलने से उनके अंदर एक नया जोश पैदा हो गया है, जो उनकी ओर से स्थापित किए गए नए आयाम के रिकॉर्ड को फिर से तोड़ने का प्रयास करने में सहायक होंगे। बता दें कि सोमवार को रायवाला थाना अंतर्गत छिदरवाला क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद टिहरी गढ़वाल स्थित मोटना गांव के 50 वर्षीय त्रिलोक सिंह और उनके 2 बेटों ने हिस्सा लिया। ऐसा सपना जो इनके मन में रहा होगा कभी,
और जान को जोखिम में डाल करके उल्टी तैराकी के लिए भी आज वो तो 480 मीटर की गहराई का है टिहरी बांध, और मेरी तो धरती है, मेरी तो जन्मभूमि है, और मैंने टिहरी बांध के लिए बहुत काम किया है। अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। मन में एक सपना था कि अपने दोनों पुत्रों के साथ एक लंबी दूरी की तैराकी करूं, और उस ईश्वर भोलेनाथ ने मुझे वो मौका दिया और उसका साहस भी दिया, और वही साहस मेरे दोनों पुत्रों में भी भरा, क्योंकि बिना साहस के तो यह हो पाना असंभव ही है, क्योंकि उसकी बहुत गहराई है, और उल्टा तैरना, क्योंकि नदी का बहाव डैम की तरफ है और हम उसके विपरीत भलियाने की तरफ तैरें। तो वहीं रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने ट्रक चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने ट्रक पर रखा सामान उत्तरकाशी में बेचने की बात कबूली है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए थे। वारदात का खुलासा करते हुए सीओ की विवेक कुमार ने बताया कि 9 अक्टूबर को जितेंद्र सैनी ने तहरीर दी थी कि वह 7 अक्टूबर को अपने मालक वाहक वाहन अशोका लीलैंड से एशियन पेंट का सामान लेकर देहरादून से रुड़की आया था, और मलकपुर माजरा के पास रात्रि 2:30 बजे गाड़ी खड़ी करके घर में सोने चला गया। सुबह जब वह सामान डिलीवरी के लिए जाने लगा तो गाड़ी वहां पर नहीं थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है, और टीमें गठित कर घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए, जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। ये जितेंद्र सैनी है, बंजारावाला देहरादून के रहने वाले हैं। ये एशियन पेंट जो एजेंसी है वहाँ से पेंट लोड करके अपने अशोका लेलैंड दोस्त करके गाड़ी है उसमें लेकर आ रहे थे। इसी दौरान रात को इनको रुकने का मलकपुर रुड़की में रुके थे, और 2:30 बजे के करीब इन्होंने यहाँ पे पार्क किया था। जब ये सुबह उठ के इन्होंने देखा तो इनकी गाड़ी यहाँ से किसी ने चोरी कर ली थी। ये सूचना जब इन्होंने कोतवाली में दी थी तो कोतवाली की टीम ने इसमें सरगर्मी से तलाश की, और पूरी टीम ने जब देखा सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इनपुट के आधार पर ये गाड़ी भी बरामद की, और जो उसमें सामान था, मोबाइल फ़ोन 1100 रुपये थे, आधार कार्ड था, पर्स था, वो सभी इन्होंने बरामद किया। तो वहीं उत्तरकाशी में 4 धामों के दर्शन करने आए तीर्थ यात्रियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। बता दें कि 4 धामों के कपाट बंद होने का समय भी सामने आ चुका है। कुछ समय बाद धामों के कपाट बंद हो जाएंगे और अगले साल तक ये तिथि पर खुलेंगे। बता दें कि इसलिए ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्री 4 धामों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं गंगोत्री धाम पहुंचे उद्योगपति भूपेंद्र मोदी ने पुरोहितों की देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ चल रहे इस लड़ाई का समर्थन किया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। वहीं गंगोत्री धाम पहुंचे रुद्रपुर के बीजेपी नेता पंकज भट्ट ने भी देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पुरोहितों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि ये देवभूमि है और इसे संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। मां गंगा के तीरे आज हम गंगोत्री धाम में आए, हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। साथ ही मेरे समक्ष एक जो मुद्दा आया था देवस्थानम बोर्ड का, इसमें हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इनका बहुत ही पॉजिटिव इसमें रुझान है और जल्द ही मुझे लगता है कि वो कुछ इसमें आप लोगों के हित में निर्णय करेंगे। इसमें एक कमेटी का भी गठन किया गया है और मेरी संवेदनाएं और मैं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ हूँ। तो वही कोरोना काल की पहली लहर के दौरान बता दें कि जब देश में लॉकडाउन लगा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 80 करोड़ जरूरतमंद जनता को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन गरीबों को मिला जो रोजगार के लिए अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर में चले गए थे, जिनके आगे रोटी का आर्थिक संकट पैदा हो गया था। उन गरीब लोगों को हर परिवार के सदस्य को फ्री राशन मुहैया कराया गया और आज इसी उद्देश्य से विकासनगर के लाइन जीवनगढ़ गांव में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गरीब कल्याण योजना का पार्ट है। ये लगभग पीछे 8-9 महीने से अनवरत रूप से ये फ्री का राशन वितरण हो रहा है और ख़ास बात ये है जो अंत्योदय वगैरह की योजना पहले से थी सस्ते अनाज की, उसके इन एडिशन है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको नाम दिया अन्न महोत्सव। उन्होंने बिल्कुल संकल्प इस बात का लिया
कि हर नागरिक के अन्न की चिंता करना, उसके जीवन की चिंता करना और उसके सम्मान की चिंता करना वो सरकार का दायित्व है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।